हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 29 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ है वो पेगासस स्पाईवेयर के बारे में है। तो पेगासस स्पाईवेयर यहाँ पर बनाया है इजरायली फर्म एनएसओ ने। अब यहाँ पर इजराइल का ये कहना है, ये जो इजरायली फर्म एनएसओ है वो इस पेगासस स्पाईवेयर को सिर्फ गवर्नमेंट को देता है, ना कि नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स को। तो इट नीड्स अ लाइसेंस फ्रॉम द इजरायली गवर्नमेंट एंड दिस लाइसेंस इज ओनली फॉर एक्सपोर्ट्स टू गवर्नमेंट्स, नॉट नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स। अब ऐसे इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस इजरायली फर्म ने ये जो पेगासस स्पाईवेयर बनाया है उसके द्वारा सिटीजन्स के ऊपर अनऑथोराइज सर्विलांस कराया है। नो डाउट यहाँ पर लॉफुल सर्विलांस कराया जा सकता है अगर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन द गार्ब ऑफ नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पर लोगों के ऊपर अनऑथोराइज सर्विलांस होगा, क्योंकि लोगों का राइट टू प्राइवेसी भी तो वॉयलेट होता है। तो इसीलिए ये आपको बस पता होना चाहिए। इसके लिए कमेटी भी बना दी है सुप्रीम कोर्ट ने इन एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है उसको चेक करने के लिए। तो उस कमेटी को यहाँ पर जो ओवरसी कर रहे हैं वो है जस्टिस रविंद्रन। तो ये तो कल हमने सब डिस्कस किया ही था। अब यहाँ पर कैग हैं, फॉर्मर कैग जनरल विनोद राय, उनकी एक बुक थी नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, द डायरी ऑफ द नेशंस कॉन्शियस कीपर। तो ये आपको थोड़ा बुक पता होना चाहिए कि किसकी थी। आगे हम चलते हैं। ये सेंसेक्स जो है वो फॉल हो गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सेंसेक्स कितना फॉल हुआ कितना नहीं। इसके अलावा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपनी होल्डिंग्स कम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो अभी पैनिक की वजह से कम कर रहे हैं, क्योंकि जो रिकवरी है उसमें कमी देखी जा सकती है। वो इसीलिए क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग करने लगेगी। अब कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की वजह से यहाँ पर जो सेंसेक्स है वो डाउन जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमिड ग्लोबल कंसर्न्स दैट रिकवरी फ्रॉम द कोविड पैंडेमिक विल स्लो डाउन एज एलिवेटेड इन्फ्लेशन इज लाइकली टू फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग करेंगी तो उसकी वजह से यहाँ पर जो सेंसेक्स है वो यहाँ पर स्लम्प कर रहा है। आगे हम चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर दिल्ली कोर्ट ने ये बोला है कि एक्यूज़ के मोबाइल का डेटा शेयर नहीं किया जा सकता अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी। आपने ऐसा भी देखा होगा कि एनसीबी में फॉर एग्जांपल इतने सारे लोग हिरासत में होते हैं, उनकी जो व्हाट्सएप चैट है वो लीक हो जाती है, जैसे कि आप मीडिया में देखते हैं जो व्हाट्सएप चैट यहाँ पर दिखाई जाती हैं। तो एक्चुअली कोई ना कोई तो यहाँ पर एक्यूज़ का मोबाइल डेटा शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर जो शेयरिंग एक्यूज मोबाइल डेटा अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी, ये यहाँ पर कोर्ट ने बोला है। तो दिल्ली कोर्ट थर्सडे सेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सप्लाई फोन डेटा ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स यूएपी एक्यूज टू अदर एक्यूज, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेसी आ जाता है। अब हम राइट ऑफ प्राइवेसी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था। तो फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था और ये माना गया था जो राइट टू प्राइवेसी है वो इंट्रिंसिक पार्ट है आर्टिकल 21 के अंदर। तो आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट में आता है, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ही यहाँ पर इंट्रिंसिक पार्ट माना गया था राइट टू प्राइवेसी को। तो यहाँ पर आपको तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया था और इसको माना गया था कि इंट्रिंसिक है अंडर आर्टिकल 21। दूसरी बात ये, राइट टू प्राइवेसी के अंदर राइट टू बी फॉरगॉटन भी होता है। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब ये है कि मैंने कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल की है, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपनी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली अवेलेबल नहीं चाहती हूँ, तो मेरे पास राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए। तो इट इज़ द राइट टू हैव पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमूव्ड फ्रॉम द इंटरनेट। तो मैं चाहती हूँ मेरे से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर वो हर जगह से हटा दी जाए, इंटरनेट से, डेटाबेसेस, वेबसाइट या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से। तो ये जो राइट टू बी फॉरगॉटन है ये भी यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का पार्ट होता है। तो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट इन पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 नोटेड दैट राइट टू बी फॉरगॉटन वाज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर राइट ऑफ प्राइवेसी। इसके अलावा राइट टू बी फॉरगॉटन के अलावा एक और राइट है जो कि यहाँ पर आता है राइट टू प्राइवेसी के अंदर, वो है राइट टू बी लेफ्ट अलोन। इसका मतलब ये नहीं जो इंसान है वो सोसाइटी से विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं, इट इज़ एन एक्सपेक्टेशन दैट सोसाइटी विल नॉट इंटरफेयर इन द चॉइसेस, कि जो इंसान होता है वो खुद में स्वतंत्र होता है, तो वो अपनी चॉइसेस खुद बना सकता है, तो उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। तो इसका मतलब होता है राइट टू बी लेफ्ट अलोन। तो राइट टू प्राइवेसी में यहाँ पर जो राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 का इंट्रिंसिक पार्ट माना गया, उसके अंदर दो और राइट्स इंक्लूड होते हैं, एक तो राइट टू बी फॉरगॉटन और दूसरा राइट टू बी लेफ्ट अलोन। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब ये है कि मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मैं चाहती हूँ वो अवेलेबल ना हो, क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, या फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अभी इन्फॉर्मेशन अपनी अवेलेबल नहीं रखनी है। तो ये राइट टू बी फॉरगॉटन। और दूसरी बात राइट टू बी लेफ्ट अलोन, कि जो एक पर्टिकुलर यहाँ पर इंडिविजुअल की चॉइसेस होती हैं उसमें सोसाइटी का इंटरफेयर ना हो। तो जो चॉइसेस हो इंसान की, बस वो सोसाइटी को हार्म ना करे। तो यहाँ पर जो सोसाइटी वो इंटरफेयर नहीं कर सकती अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की चॉइसेस किसी को हार्म नहीं कर रही हैं। अब यहाँ पर प्राइवेसी वर्सेस इन्फॉर्मेशन के बीच में कन्फ्लिक्ट है। अब फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर क्रिमिनल है, वो चाहता है कि जो इसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से हटा दी जाए, तो यहाँ पर जो उस क्रिमिनल का राइट है
राइट टू बी फॉरगॉटन, और यहाँ पर जो मीडिया का राइट है कि राइट टू पब्लिश, तो इन दोनों राइट्स के बीच में एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो अ पर्सन मे वांट टू डीलिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एक्सेस सर्टेन जर्नलिस्टिक रिपोर्ट्स व्हेन दे गूगल। तो इसकी वजह से जो राइट टू बी लेफ्ट अलोन डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 21 डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट्स ऑफ द मीडिया टू रिपोर्ट ऑन इशू। तो यहाँ पर जो राइट है मीडिया का कि वो यहाँ पर पब्लिश कर सकती है न्यूज़, और यहाँ पर जो एक इंडिविजुअल का राइट है कि वो चाहता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉरवर्ड कर दी जाए, तो इसके बीच में एक कन्फ्लिक्ट है। तो अब ये सारे कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सकते हैं अगर यहाँ पर जो सरकार है वो एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आ जाए। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो अभी तक एक्ट नहीं बन पाया है। BN श्रीकृष्णा कमेटी ने इसको ड्राफ्ट किया था, लेकिन ड्राफ्ट के बाद भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन अभी तक फाइनली एक्ट नहीं बन पाया। तो जब ये एक्ट बन जाएगा तो ये जो भी एम्बिग्यूटी है, ये सारी एम्बिग्यूटी सॉल्व हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो दिल्ली का सेक्स रेशियो है वो बढ़ गया है। तो 920 फीमेल्स पर 1000 मेल्स 2019 में थी, अब वो 933 हो चुका है। इसके अलावा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो डिप हुआ है 24.19 से अब 20.37 हो चुका है। तो अब सेक्स रेशियो इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब यही है कि सोशल अवेयरनेस बढ़ रही है कि यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं एज बॉयज़। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर पेरेंट संवाद, तो पेरेंट संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली पेरेंट्स होते हैं उनको समझ नहीं आता है जो उनके चिल्ड्रन है उनके साथ वो इंगेज कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 टाइप की पेरेंटिंग होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, परमिसिव। तो इंडिया में मेनली ऑटोक्रेटिक पेरेंटिंग होती है, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्टली परमिसिव होती है। इंडिया में डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग जो होती है वो बेसिकली पार्टी नहीं इंडिया की सोसाइटी का कि इंडिया में डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग हो। तो ये सब आपने एथिक्स में पढ़ा होगा, 3 टाइप की पेरेंटिंग होती है। तो फोकसिंग ऑन वन इंटरेक्शन विद पेरेंट्स ऑफ ईच चाइल्ड एवरी मंथ। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया पेरेंट संवाद। यहाँ पर पेरेंट्स को बताया जाएगा कि एक्चुअली आप अपने बच्चों के साथ इंगेज कैसे हो सकते हैं। तो पेरेंट संवाद इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स एम्स नॉट ओनली टू इंक्रीज पेरेंट्स पार्टिसिपेशन इन द चिल्ड्रंस एजुकेशन बट ऑल्सो हेल्प देम विद हाउ दे कैन डू सो, कि वो अपने बच्चों से कैसे इंगेज हो सकते हैं। जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो बहुत सोर्सेज की वजह से होता है, और उसमें मेन एक सोर्स ये भी होता है फैमिली की वजह से जो सोशलाइजेशन होता है। तो टू कीप पेरेंट्स कनेक्टेड टू द चिल्ड्रंस स्कूल बट अ स्टेप टू ट्रांसफॉर्म पेरेंटिंग। अब यहाँ पर बच्चे 7-8 घंटे स्कूल में रहते हैं, उसके बाद तो वो घर में ही रहते हैं, तो जो घर की वैल्यूज़ होती है उसी से वो सोशलाइज होते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बात कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आई ऑन चाइना PM से आसियान यूनिटी। तो 10 नेशन जो आसियान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप समझा जाता है, जो रीजन है हमारा। और इसके अलावा कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं आसियान के, जैसे कि US, चाइना, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखा रहा साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में। तो यहाँ पर जो आसियान कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चाइना उसको नेगेट किया जा सके। तो विद एन आई ऑन चाइना, इंडियन आसियान ऑन थर्सडे अंडरलाइन द प्रिंसिपल्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो हमने इंडो पैसिफिक को लेकर एक स्टेटमेंट दिया कि ओपननेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, रूल बेस्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए, गुड गवर्नेंस, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, नॉन इंटरवेंशन, कॉम्प्लीमेंटरिटी विद एक्जिस्टिंग कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। तो ये सारे वर्ड तो आपको याद ही होने चाहिए कि यहाँ पर कोई भी बात हो आपको यही बात लिख देनी होती है। तो जॉइंट स्टेटमेंट भी बात की गई कि जो भी UN चार्टर है और इसके अलावा जो UN क्लॉज है उसको रिस्पेक्ट करना है, सारे UN ट्रीटीज़ और कन्वेंशन को रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि जो चाइना है वो बेसिकली UN क्लॉज के जजमेंट्स को भी नहीं रिस्पेक्ट करता है। तो और इंडिया ने डिक्लेयर किया जो 2022 होगा वो सेलिब्रेट किया जाएगा आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर की तरह, क्योंकि 30 ईयर्स हो चुके हैं हमारी पार्टनरशिप को। अब यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो UK जा रहे हैं COP26 को अटेंड करने, और G20 की मीटिंग अटेंड करने इटली जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मुझे ये बताना है कि इस बार ये जो COP26 हो रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ UNFCCC की, ये कहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर एक पटिशन फाइल की गई है, जो पार्टीज़ हैं उनके अंदर इंटरनल पार्टी पोल होना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर खुद डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अगर उनके अंदर खुद डेमोक्रेसी नहीं है तो वो बेसिकली स्टेट में कैसे डेमोक्रेसी इंश्योर करेंगे। तो दिल्ली हाईकोर्ट ऑन थर्सडे, तो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पूछा है, एक पिटीशन फाइल हुई थी यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट में कि यहाँ पर इंटरनल इलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नॉर्म्स होने चाहिए, और यहाँ पर पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए कि यहाँ पर बेसिकली जो भी इलेक्शंस होंगे, जो भी यहाँ पर पार्टी का हेड होगा उसके लिए इलेक्शंस होंगे। लेकिन हमने ऐसा बहुत सारी पार्टीज़ में देखा, फॉर एग्जांपल ग्रैंड ओल्ड पार्टी में भी यहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते हैं। अगर इलेक्शंस होते हैं तो बेसिकली वो सिर्फ एक आई वॉश होते हैं। तो और ऑफन एन आई वॉश फॉर एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल फैमिलीज़। तो यहाँ पर एक जो पॉलिटिकल फैमिली है वो पूरा वर्चस्व जमा कर बैठ जाती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पार्टीज़ में भी इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर पार्टी खुद डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग करेंगी तभी तो वो इंश्योर कर सकती है कि स्टेट में डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हो। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर कोस्टल पुलिस बनाने की बात की जा रही है, तो बस कोस्टल पुलिस अगर कभी बन जाएगी तो हम उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन थर्सडे एट अ मीटिंग विद द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट कार्डर फॉर कोस्टल पुलिस। तो कोस्टल एरिया को यहाँ पर इम्पेनेट्रेबल बनाने के लिए कि कोई वहाँ से पेनेट्रेट ना कर सके, तो उसके लिए ज़रूरत है यहाँ पर कोस्टल पुलिसिंग की।
जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है जो हमारी एजुकेशन है उसको इंडियनाइज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हम कॉलोनियल लेगेसी में जी रहे हैं। तो सेट इंडिया मस्ट एमर्ज फ्रॉम अ कॉलोनियल माइंडसेट एंड इंडियनाइज द एजुकेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू रीस्टोर इट्स स्टेटस एज विश्व गुरु। तो अगर हम चाहते हैं हमारा स्टेटस वापस से विश्व गुरु की तरह हो पाए तो हमें अपनी एजुकेशन को इंडियनाइज करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर आपको कुछ भी यहाँ पर पॉइंट्स पता हो तो आप पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वरना मैं एक ना एक दिन तो यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन में इंक्लूड कर ही दूंगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पॉइंट्स। अब यहाँ पर आई एम नॉट अगेंस्ट लर्निंग अदर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट ने ये बोला कि सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, बट मोस्टली आपको अपने मदर टंग तो आनी ही चाहिए। अब जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया है कि जो प्राइमरी लेवल होगा उसमें बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को। इसके अलावा जो सिस्टम है वो कैसे चेंज हुआ है, किन्होंने हेड की थी कमेटी, तो ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। मुल्ला परियार डैम, इसके बारे में एक्सप्लेन सेक्शन में हम पढ़ेंगे मुल्ला परियार डैम का क्या लेवल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। आगे हम यहाँ डिस्कस करते हैं जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन रूल्स हैं उसको चेंज किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो पावर है वो कोर्ट से ट्रांसफर करके डीएम को दी जा रही है। तो द अमेंडेड एक्ट एंड नाउ द रूल्स ट्रांसफर पावर ऑफ द प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन फ्रॉम कोर्ट्स टू डीएम्स। तो यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन की जो पावर है जो पहले कोर्ट के पास होती थी वो डीएम को दी जा रही है। अब इसीलिए दी जा रही है क्योंकि कोर्ट में जो प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन है वो बहुत लंबा खिंच जाता था, जिसकी वजह से जो एडॉप्शन प्रोसेस है उसमें देरी होती थी, डिले होता था। तो कोर्ट्स वर अर्लियर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एडॉप्शन एप्लीकेशन, बट गिवन हाई पेंडेंसी ऑफ केसेज एंड डिस्ट्रिक्ट्स को, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखा गया जो एडॉप्शन के प्रोसेस उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, हाई पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस में अब ये चेंज कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पावर है वो कोर्ट से ट्रांसफर कर दी जाएगी टू द डीएम्स। तो द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज इशूड द नोटिफिकेशन फॉर ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स टू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन मॉडल रूल्स 2016 एंड इनवाइटेड फीडबैक। तो जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2015 विच सीक्स टू अमेंड द 2021। तो अभी 2021 में यहाँ पर अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं और इससे पहले वाला जो लॉ था वो 2015 का लॉ था। तो यहाँ पर जो पावर्स वो ट्रांसफर की जा रही है टू द डीएम्स एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो एडॉप्शन से लेकर यहाँ पर जो वेलफेयर के लिए इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस, इनका सब ओवरसी यहाँ पर डीएम ही करेगा। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर यूएपीए 1967 में जो लॉ आया था, अब यहाँ पर एक बहुत सुप्रीम कोर्ट ने एक ये बात बोली है कि आप मेयर एसोसिएशन अगर कोई यहाँ पर सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट है या सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहा है तो सिर्फ यही चीज़ काफ़ी नहीं है यहाँ पर ऑफेंस को साबित करने के लिए अंडर द यूएपीए। तो एसोसिएशन एंड द सपोर्ट हैव टू बी विद इंटेंशन ऑफ फर्दरिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहता है, अगर उस वे में सपोर्ट कर रहा है तब तो वो ऑफेंस होगा यूएपीए के अंदर। लेकिन सिर्फ एसोसिएट कर रहा है खुद को या सपोर्ट कर रहा है लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ को फर्दर नहीं कर रहा है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा अंडर द यूएपीए। तो यहाँ पर आप एक्चुअल लाइंस देख सकते हैं क्या लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन वेडनेसडे दैट mere association with or mere support to a terrorist organization is not sufficient to prove the offense under the act. The association and support have to be with intention of furthering the activities of a terrorist organization. अब यहाँ पर कोंकण शक्ति 21 ये किसके बीच में एक्सरसाइज हुई है? तो मेडन बाइलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो कि यहाँ पर इंडिया और यूके के बीच में हुई है। और ये कहाँ पर हुई है? तो अरेबियन सी में हुई है। तो कोंकण शक्ति आपको पता होना चाहिए इंडिया और यूके की एक्सरसाइज है। अब कर्नाटका ने क्या किया है, कर्नाटका ने ये जो ऑनलाइन गेम होते हैं इनको बैन कर दिया है गैम्बलिंग के अंदर डाल के। तो यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट अगेंस्ट अ रीसेंट बैन, अब यहाँ पर पिटीशंस फाइल की गई कर्नाटका हाई कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 में यहाँ पर जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है उसको बैन कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल ये जो ड्रीम 11 वगैरह इनको बैन कर दिया गया है। अब ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन का ये कहना है ये जो गेम है, ये जो ड्रीम 11 वगैरह है, ये इसमें स्किल का यूज़ होता है तो आप इसको प्योरली गैम्बलिंग में नहीं डाल सकते हैं। तो विद ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स फाइलिंग अ सीरीज ऑफ पिटीशंस इन कर्नाटका हाई कोर्ट अगेंस्ट अ रीसेंट बैन imposed on online gambling in the state through the amendments to Karnataka Police Act 1963, the state government on Thursday told the court that it would not take any precipitating action under the new law. अब ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन एंड 9 गेमिंग कंपनीज हैव मूव्ड द हाई कोर्ट अपोजिंग क्लॉजेज इन द कर्नाटका पुलिस। इनका ये कहना है कि इसमें गेम ऑफ स्किल है, ये प्योरली गैम्बलिंग नहीं है, यहाँ पर प्योरली लक नहीं चल रहा है, यहाँ पर स्किल भी यूज़ होती है। तो ऑन थर्सडे लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग द पिटिशनर्स आर्ग्यूड फॉर एन इंटरिम स्टे एंड क्लॉजेज रिलेटेड टू गेम्स ऑफ स्किल। अब मद्रास एंड केरला हाईकोर्ट हैव एस्टैब्लिश्ड दैट गेम्स ऑफ स्किल विल नॉट कम अंडर द पर्व्यू ऑफ गैम्बलिंग लॉस। यहाँ पर मद्रास और केरला हाईकोर्ट इससे पहले बोल चुके जो गेम ऑफ स्किल है वो गैम्बलिंग लॉ के अंदर नहीं आता है। लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने बेसिकली सारे ये गेम्स ऑफ स्किल सब कुछ बैन कर दिया है कि इन्होंने बोला है कि गेम्स ऑफ स्किल विद इन एम्बिट ऑफ गैम्बलिंग। तो यहाँ पर मेनली जो गैम्बलिंग में आता है वो आता है जो प्योरली लक पे बेस्ड होते हैं। अब ये देख लो, अब प्राइवेट इंजीनियरिंग जो कॉलेज है वो बेसिकली फ़ीस के बदले क्या लेता था कि आपको फ़ीस 72,000 रुपये जो साल की फ़ीस होती है वो नहीं दे सकते। तो बेसिकली 2 गाय दे दो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 1 गाय दे दो, थर्ड ईयर में 1 गाय दे दो, फाइनल ईयर में 1 गाय दे दो। अब ये जो कॉलेज है ये हो चुका बैंकरप्ट।
तो इसके ऊपर लगभग बहुत सारे 5.9 करोड़ का लोन रिकवरी अमाउंट है, जिसकी वजह से कॉलेज जो है वो बंद होने वाला है। आगे चलते हैं, कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया, बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, और चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। तो अब क्या इंपॉर्टेंस है, तो अग्नि 5 जो कि इंडिया की मोस्ट पोटेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि टेस्ट की गई बाय द स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड। अब ये जो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड है, इसका मेन काम होता है कंट्री के न्यूक्लियर वेपन्स को देखना। तो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने यहाँ पर टेस्ट किया है अग्नि 5। अग्नि 5 की जो रेंज है वो है 5000 किलोमीटर, और ये इंडिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बन सकती है। अब इसकी वजह से इंडिया और चाइना, तो पूरा चाइना 5000 किलोमीटर में यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो बेसिकली जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, इनकी रेंज 5500 किलोमीटर होती है, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से एग्जिस्ट कर रही है। अब इनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि वॉरहेड्स को कैरी कर सकती हैं, और ये जो अग्नि 5 है 1500 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी कर सकती है। जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसकी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है, मतलब एक हाइट से जाएंगी फिर री एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, तो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है। अब चाइना ने हाइपरसोनिक टेस्ट किया, हाइपरसोनिक मिसाइल। तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, तो बेसिकली उसमें रॉकेट को यूज़ किया जाता है। तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इज लिफ्टेड बाय रॉकेट टू द अपर एटमॉस्फेयर। उसके बाद ये, जैसे चाइना की जो हाइपरसोनिक यहाँ पर व्हीकल था, उसने पहले पूरी धरती के चक्कर लगाए, फिर यहाँ पर अपने वो जो टारगेट से कुछ माइल्स पीछे रह गया। तो द व्हीकल इज मैनूवर्ड, कैन चेंज डायरेक्शन, टारगेट और स्पीड मिड ट्रेजेक्ट्री, एंड इज टफर टू ट्रैक एंड डिफेंड अगेंस्ट। लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से जो यूएस था वो भी पैनिक में आ गया था। अब जो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है वो लगभग 5000 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी सजेस्ट किया जो इंडिया की अग्नि 5 वो 8000 किलोमीटर तक भी हिट कर सकती है। अगर हम यहाँ पर पिन पॉइंट करने की कोशिश करें तो 8000 किलोमीटर भी हो सकता है। अगर 8000 किलोमीटर हुआ तो लगभग आधे से ज़्यादा यूरोप यहाँ पर कवर हो जाएगा। जो अग्नि 5 है वो लगभग 50000 किलोमीटर हैज़ अ लॉन्च वेट ऑफ 50000 किलोग्राम। इसके अलावा जो वॉर हेड 1500 किलोग्राम की यहाँ पर कैरी कर सकती है। इंडिया ने सबसे पहले अग्नि सीरीज़ में सबसे पहले अग्नि 1 टेस्ट किया था 1989 में, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर थी। तो आज हम 5000 किलोमीटर की रेंज तक पहुँच चुके हैं। अब चाइना जो अग्नि 5 है वो कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है। कैनिस्टराइज्ड मिसाइल का मतलब ये होता है कि उसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, रोड से, रेल से। अब कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, इसका मतलब ये है कि इसको डिप्लॉय करना और लॉन्च करना काफ़ी आसान होगा। तो कैनिस्टराइजेशन से सेल्फ लाइफ ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप इसको बेसिकली इनकैप्सुलेटेड सिस्टम में भी स्टोर कर सकते हो। तो कैनिस्टराइज्ड मिसाइल, ये बात इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चाइना है वो यहाँ पर हाइपरसोनिक व्हीकल बनाने में काफ़ी आगे निकल चुका है, तो इंडिया को कैचअप करना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया भी काम कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में, लेकिन अभी हम काफ़ी पीछे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना से। बाकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बात की कि हमें एक रॉकेट फोर्स बनाने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें आपको ये पता होना चाहिए। जो अग्नि 5 है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, तो पूरा चाइना बेसिकली कवर हो जाता है। जो हाइपरसोनिक है, हाइपरसोनिक मिसाइल, अभी इंडिया उसमें थोड़ा पीछे है। बाकी कैनिस्ट्राइज्ड है अग्नि 5। अग्नि 5 कैनिस्ट्राइज्ड, इसका मतलब ये है कि इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो मुल्ला परियार डैम है, तो मुल्ला परियार डैम यहाँ पर केरला में है, लेकिन इसको मैनेज करता है तमिलनाडु। अब इसको तमिलनाडु क्यों मैनेज करता है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो 1886 में जो महाराजा ऑफ ट्रावनकोर थे, उन्होंने पेरियार लीज डीड साइन की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेसिकली उनसे साइन करवा ली थी इस डील को, क्योंकि उनका ऐसा, ब्रिटिशर्स को ये लगता था ये जो पानी है पेरियार वाटर में, ये ट्रावनकोर के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। यहाँ पर तमिलनाडु के जो एरिड रीजन है वहाँ पर ये वाटर को डाइवर्ट कर देना चाहिए। तो जिसकी वजह से ये यहाँ पर डील साइन हो गई थी। इसीलिए ये जो मुल्ला परियार डैम है ये है तो केरला में, लेकिन इसको कंट्रोल किया जाता है बाय द तमिलनाडु। अब इसमें इस बात पर डिसीजन चल रहा था कि इसका जो वाटर लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, जो मुल्ला परियार डैम का वाटर लेवल होना चाहिए वो 139.50 फीट होना चाहिए अंटिल नवंबर 10। अब यहाँ पर जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, वो अपना आईपीओ इशू करने वाली है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफर होने वाला है, लगभग 18,300 करोड़ का। एक दिन मैंने आपको न्यूज़पेपर में ये बताया था कि इससे पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो किसका था, तो अगर आपको याद हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग पाकिस्तान के लिए चीयर कर रहे थे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, पाकिस्तान यहाँ पर जीत गई थी, ठीक है। अब उनके अगेंस्ट यहाँ पर यूपी में सेडिशन लगा दिया गया है, तो वो कितना सही है और कितना गलत है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी बहुत लोगों के अगेंस्ट यहाँ पर यूएपीए लगा दिया गया अगर उन्होंने पाकिस्तान को चीयर किया है, तो देयर इज़ नो एविडेंस। इसके अलावा ये भी नहीं पता है कि चीयरिंग की वजह से क्या इंसाइटमेंट ऑफ वॉयलेंस हुआ था, उसके बाद भी यहाँ पर लोगों के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। इतना ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉ। आगरा में यूपी पुलिस ने 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स के ऊपर यहाँ पर सेडिशन चार्ज लगा दिया है। तो अब ऑथर ने यही पूछा है कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया इसीलिए यूएपी लगाया, सेडिशन लगाया गया, या फिर न्यूजीलैंड को सपोर्ट करते फिर भी ऐसा होता। फॉर एग्जांपल इंडिया न्यूजीलैंड का मैच होता। तो इंपॉर्टेंट नहीं, बस हमने ये डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर अगर किसी और पार्टी यहाँ पर टीम को चीयर कर दिया तो यहाँ पर सेडिशन लॉ लगाना कितना सही है, क्योंकि एक प्रोपोर्शनलिटी का प्रिंसिपल होता है कि यहाँ पर जो आपने क्राइम किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सज़ा मिलनी चाहिए, ये नहीं कि जो सज़ा है वो बहुत बड़ी हो जाए। अब एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये देखा गया कि कुछ लोगों ने एक वैक्सीन तो लगवा ली, एक डोज तो लगवा ली, लेकिन दूसरी डोज वो लगवा नहीं रहे। और दूसरी डोज लगवाना बहुत ज़रूरी। अगर यहाँ पर हमें ऑप्टिमम इम्यूनिटी चाहिए तो यहाँ पर जो सरकार है उसको अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि लोगों में अवेयरनेस आए कि उनको दोनों डोजेस लगवाना ज़रूरी है।
द न्यू इकोनॉमिक स्क्रैबल। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो तभी ग्रो हो सकता है जब तीन चीज़ें यहाँ पर सिंक में काम करें। पहला प्राइवेट, दूसरा नॉन प्रॉफिट और तीसरा गवर्नमेंट करेज। ये तीनों एक साथ सिंक में काम करता है तभी यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल पिछले कुछ सालों में यहाँ पर जियो क्या था, प्राइवेट ओरिएंटेड था। यूपीआई क्या था, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड था। और यहाँ पर जीएसटी जो था वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इन तीनों की वजह से हम देख सकते हैं जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर वो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। तो यहाँ पर जो हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट है रिकार्डो, उन्होंने यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्क्रैबल के गेम से यहाँ पर कंपेयर किया। तो स्क्रैबल के गेम में क्या होता है, बेसिकली आप स्पेलिंग्स बनाते हो तो स्पेलिंग्स में वोवल्स की जरूरत होती है, कॉन्सोनेंट्स की जरूरत होती है। तो वैसे गुड्स और सर्विसेज के लिए तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, इनपुट, टेक्नोलॉजी, टास्क। ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं तभी यहाँ पर आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हो। तो कंट्रीज विद अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ कैपेबिलिटीज कैन मेक मोर डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स गुड। जैसे कि स्क्रैबल प्लेयर के पास अगर ज़्यादा लेटर्स होते हैं तो वो यहाँ पर ज़्यादा वर्ड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमी जो है उसको यहाँ पर कंपेयर किया गया है, एनोलॉजी बनाने की कोशिश की गई विद द गेम ऑफ स्क्रैबल। तो यहाँ पर तीन चीज़ें बताई गई। तो जियो ने यहाँ पर बेसिकली एक रिवॉल्यूशन लेकर आ गया, जो इंटरनेट डेटा उसको बहुत ज़्यादा सस्ता बना दिया गया। फिर तीसरी बात जीएसटी। तो यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली यही बात बोली कि अगर हम मास प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो जो प्राइवेट, नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट प्लेयर्स हैं उनको सिंक में मिलकर काम करना है, तभी जो ये हमारा स्टार्टअप कल्चर है वो डेवलप हो सकता है। अब ये जो UNFCCC में जो मीटिंग होने वाली COP26 उसके बारे में ही है। तो इंडिया ने CBDR प्रिंसिपल के ऊपर बहुत फोकस किया था कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। डेवलप कंट्रीज़ की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ज़्यादा एमिशन किया, उन्होंने अपना डेवलपमेंट कर रखा है। तो इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहते हैं। तो इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस तभी आएगा जब CBDR का प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यहाँ पर फंड्स देंगे और टेक्नोलॉजी देंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, पर इन्होंने नहीं दिए। अब जो एफ्लुएंट कंट्री सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने तो बहुत टाइम तक यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई तक नहीं किया था। तो द US कुड नॉट इवन रेटिफाई द क्योटो प्रोटोकॉल। फिर 2015 में जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे तब यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ कि यहाँ पर जो टेम्परेचर हमें 2 डिग्री तक रखने की कोशिश करनी है और कोशिश हो सके तो 1.5 डिग्री तक रखनी है, जिसके लिए यहाँ पर कंट्रीज़ को बोला गया कि आपको यहाँ पर NDC सबमिट करने हैं, अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इंडिया अपने NDCs के बात पे काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में इसीलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो फर्म बनाते हैं उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से ये जो कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर ऑथर ने ये बात बोली है जो वेल्दी कंट्रीज़ कार्बन टैक्स लगाते हैं तो कार्बन टैक्स को यूज़ कर सकते हैं वायबिलिटी गैप ग्रांट फंडिंग के लिए। तो यहाँ पर जो कार्बन टैक्स है उसको यूज़ किया जा सकता है। 1.5 डिग्री रखना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पर अनमिटिगेटेड डिजास्टर ना हो। UK और फ्रांस ने पहले ही बोल दिया कि वो 2050 तक नेट कार्बन जीरो होने वाले हैं। तो 2019 में बोल दिया, तब US ने भी बोल दिया कि वो भी 2050 तक यहाँ पर नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। US ने ये भी बोला कि फॉसिल फ्यूल फ्री इलेक्ट्रिक सिस्टम वो कर लेंगे, मतलब उनकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगी वो फॉसिल फ्यूल से जनरेट नहीं होगी। तो 2035 तक ऐसा वो कर लेंगे और उन्होंने अपना 2050 का टारगेट भी दे दिया है। इंडिया ने अभी तक कोई भी अपना टारगेट नहीं दिया, लेकिन इंडिया अपने रिफॉर्म्स को लेकर, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए रिफॉर्म्स को लेकर काफ़ी अच्छी गति पे है। जैसे कि इंडिया में जो सोलर पावर का प्राइस होता था वो कभी 16 रुपये पर यूनिट होता था, लेकिन आज वो 3 रुपये पर यूनिट है। तो पिछले 10 सालों में हमने इतना कम कर दिया सोलर यूनिट से जनरेट होने वाला प्राइस। उसके अलावा जो फोक्सवैगन जैसी कंपनीज, उन्होंने ये अनाउंस किया कि 2035 तक वो इंटरनल कंबशन इंजन कार बनाना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर देंगी। और इंडिया भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम चाहते हैं जो हमारा डीजल और पेट्रोल से चलने वाली व्हीकल्स है वो सब ट्रांसफॉर्म हो जाए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर हमने प्रॉमिस किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड इनिशिएटिव में हमने प्रॉमिस भी किया था कि हम ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करेंगे। तो इंडिया जो है वो लो कार्बन ग्रोथ पाथ पे काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारे पर कैपिटा एमिशंस भी बहुत ज़्यादा कम है। ऑफकोर्स हमारे पर कैपिटा एमिशंस आगे वाले टाइम में बढ़ेंगे क्योंकि इंडिया भी डेवलप होने वाला, अभी डेवलप हुआ नहीं है। तो इंडिया अगर डेवलपिंग की राह पर है तो यहाँ पर कैपिटा एमिशंस बढ़ेंगे, लेकिन जब इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के पर कैपिटा एमिशंस नीचे जाएंगे तब तक हमारा भी टाइम आ जाएगा कि हमारे पर कैपिटा एमिशंस नीचे जाने लगे। बाकी इंडिया क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। हमने 450 गीगावाट की यहाँ पर बात की है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे 450 गीगावाट। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की हमने बात की है। इसके अलावा हमने रिसेंट क्वाड समिट में इंडिया ने US, जापान, ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन किया था, ये कहते हुए कि हम कोशिश करेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हम 1.5 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया के साइज़ को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया भी अपना नेट जीरो टारगेट दे दे। तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि इंडिया भी सारी कोशिश करे नेट जीरो कार्बन कमिटमेंट के लिए, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ ना आए। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप सेटिंग्स में जाकर कम कर सकते हैं। अब ये है लेट स्लीपिंग किंग्स लाई।
अब ये आर्टिकल इस बात पे है कि फॉर एग्जांपल ऐसे आपने बहुत अनाउंसमेंट सुने होंगे कि ऐसी बातें की जाती जो हिस्ट्री है वो उसमें सिर्फ यहाँ पर मुगल्स के बारे में ही बताया जाता है, बाकी किंगडम्स के बारे में नहीं बताया जाता। तो ऑथर ने बोला ये जो बात की जाती है, जो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी और जो टेक्स्ट बुक्स है वो ज़्यादातर बिगटेड डायनेस्टीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं, जो दिल्ली की मुगल डायनेस्टी है, और बाकी जो हिस्ट्री और डायनेस्टीज़ की फॉर एग्जाम्पल चोलास, विजयनगर एम्पायर, अहोम्स, राष्ट्रकूटास, वो ज़्यादा नहीं दिखाया जाता है। तो हिस्ट्री एज ए डिसिप्लिन आया कब? तो 19th सेंचुरी में, जब जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये दिखाना चाहते थे कि ये हैं, ये सबसे ऊपर हैं। तो द वेरी हिस्ट्री ऑफ एज अ डिसिप्लिन इन द 19th सेंचुरी वॉज टाइड टू द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। जो इंपीरियल पावर्स थी जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस और यूएस, वो अपने पास्ट को लेजिटिमाइज करना चाहते थे। वो चाहते थे आगे वाली जनरेशन देखे कि इन्होंने कैसे दुनिया में रूल किया। तो उसकी वजह से हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन यहाँ पर आया। उसके बाद जो हमारे जैसी कंट्रीज़ थी जिनको यहाँ पर कॉलोनी बनाया गया, तो उन्होंने भी हिस्ट्रीज़ को लिखना शुरू किया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स थे उस समय वो आगे वाली जनरेशन तक पहुँचे। तो यहाँ पर हिस्ट्री एज ए डिसिप्लिन तो इंपीरियल पावर्स ने शुरू किया, लेकिन उसके बाद ये पर्कुलेट हो गया कॉलोनाइज्ड कंट्री के ऊपर भी, बेसिकली जो कंट्री यहाँ पर कॉलोनीज़ बनी। लेकिन पहले जो हिस्ट्री है वो लिखी जाती थी राजा महाराजाओं को लेकर, कि उनको एकदम बेस मान के कि राजा का लाइफ स्टाइल कैसा था, उनकी प्रजा, बेसिकली सब ऑल्टर्न के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था कि विमेन का क्या वहाँ पर था, कि यहाँ पर वर्कर्स का कैसे राइट्स थे, उस पर फोकस नहीं किया जाता था। लेकिन बाद में जो हिस्ट्रीज़ है वो यहाँ पर शिफ्ट होने लगी टुवर्ड्स कि यहाँ पर राजा से लेकर जो अपर स्ट्राटा है उससे हटकर यहाँ पर लोअर स्ट्राटा मासेस की बात करने लगी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एकेडमिक हिस्ट्री इन इंडिया वॉज प्रीडोमिनेटली फ्रेम्ड विद इन द नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज। तो हमने देखा हिस्ट्री सबसे पहले इंपीरियल पावर्स के द्वारा एज अ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया गया, फिर नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को इन्वोक करने के लिए जो कंट्री कॉलोनाइज हुई उन्होंने हिस्ट्री का यूज़ किया। पहले हिस्ट्री को अपर स्ट्राटा के पर्पज से दिखाया जाता था, फिर हिस्ट्री को यहाँ पर लोअर स्ट्राटा मासेस की लाइफ दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो हिस्ट्री को ऐसे यूज़ करती हैं, वो उस हिस्ट्री को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करती है जो कि उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा हो। जो हिस्ट्री है वो अब ग्लोबल हिस्ट्री बन चुकी है, मतलब वो एक नेशन स्टेट बाउंड्री तक यहाँ पर सीमित नहीं रहती है। अब एक और हिस्ट्री आने लगी जो सोशल मीडिया में हिस्ट्री होती है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स यहाँ पर डिस्टॉर्ट करके पेश किए जाते हैं। तो ये बहुत खतरनाक हिस्ट्री है, क्योंकि ये क्या करती है, यहाँ पर पोलराइज करने की कोशिश करती है। तो इस हिस्ट्री की तरफ हम बिल्कुल नहीं जाना, हमें अपनी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं जो एनसीईआरटी की मेडिवल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स हैं वो ज़्यादा दिल्ली सुल्तान्स के ऊपर बेस्ड है और मुगल एम्पायर के ऊपर बेस्ड है। तो ये बेसिकली पूरी तरीके से ट्रू नहीं है, क्योंकि जो हिस्ट्री है हमारी वो साउथ इंडिया के ऊपर जो हिस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैसूर स्टेट को अच्छे से दिखाया गया, मराठा स्टेट पावर को बताया गया है। तो ऐसा नहीं है। और बाकी अगर हम हिस्ट्री को डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नेशनल वाटर पॉलिसी की बात की गई, तो नेशनल वाटर पॉलिसी के जो चेयरमैन है वो एक्चुअली जो ऑथर है वही चेयरमैन, तो मिहिर शाह, और यही यहाँ पर चेयरमैन है। तो राइटर चेयर द कमिटी टू ड्राफ्ट द न्यू नेशनल वाटर पॉलिसी सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन 2019। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात इन्होंने ये बोली है कि हमें अगर यहाँ पर पानी को सही से यूज़ करना है तो इरीगेशन की वजह से लगभग 80 से 90% जो वाटर है वो कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है क्रॉप को डाइवर्सीफाई करने के लिए, जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स है उनको ना उगाकर हम यहाँ पर क्रॉप्स को डाइवर्सीफाई करें, जैसे कि राइस, वीट, शुगरकेन, ये बहुत ज़्यादा पानी लेता है, तो यहाँ पर डाइवर्सीफाई करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये, और डाइवर्सिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फार्मर्स को आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर दूसरी क्रॉप्स की तरफ जाएं। रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़, ये एक बात की गई है कि यहाँ पर रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़ करना है। तीसरी बात, यहाँ पर माइक्रो इरीगेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो और इसके अलावा जो डैम्स में इतना सारा पानी भरा हुआ है उसको यूज़ कराना है कि फार्मर्स उसको इरीगेशन के लिए यूज़ कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पर क्लोज्ड कन्वीनियंस पाइपलाइंस बनाने की ज़रूरत है। और हाईएस्ट यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है कि हम यहाँ पर इक्विटेबल मैनेजमेंट कर सके ग्राउंड वाटर का। तो पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक यहाँ पर ये बात कि हमारे यहाँ पानी तो है, लेकिन पानी में भी क्वालिटी इश्यूज़ है कि वाटर क्वालिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो वाटर क्वालिटी इश्यूज़ को यहाँ पर हमें ध्यान देना है। इसके अलावा हमें रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं करनी, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। तो पॉलिसी ये चाहती है जो रिवर्स ऑस्मोसिस यूनिट है उनको डिस्करेज कर दिया जाए। अगर सॉलिड काउंट जो है वाटर में 5000 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस ना की जाए, क्योंकि उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और ओवर एक्सट्रैक्शन नहीं करना। ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से जो रिवर्स है उनका बेस फ्लो कम होता है, तो हमें ओवर एक्सट्रैक्शन नहीं करना। और यहाँ पर अगर हम वाटर को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप आपको समझ आ गया। पहली बात यहाँ पर बोली गई ऑथर ने कि हमें डाइवर्सिफाई करनी है क्रॉप्स, माइक्रो इरीगेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन लेकर आने हैं, वाटर क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं करनी क्योंकि उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन नहीं करना है क्योंकि उसकी वजह से जो बेस होता है रिवर का वो कम हो जाता है, तो वो सब नहीं करनी है। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर आसियान ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2 कंट्रीज़ के साथ साइन कर ली, पहले ऑस्ट्रेलिया उसके बाद चाइना। थर्सडे इट हैज़ एग्रीड विद चाइना टू अपग्रेड देयर रिलेशनशिप टू अ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और चाइना 2 के साथ ये लोग साइन कर चुके हैं।
बाकी म्यांमार के इन्होंने एनवॉय को बुलाया नहीं था, ये कहते हुए कि म्यांमार की कू ने जो यहाँ पर मिलिट्री ने भरोसा दिलाया था कि हम ये सब करेंगे, लेकिन उसके बाद ये सब किया नहीं गया। म्यांमार के द्वारा वायलेंस बहुत ज़्यादा किया जा रहा है अपने सिटीजन्स के ऊपर, तो उनको इन्वाइट नहीं किया था। लेकिन इन्होंने ये बोला जो म्यांमार है वो अभी भी पार्ट है आसियान का। इसका मतलब ये नहीं कि म्यांमार को इन्होंने निकाल दिया। अब फेसबुक जो है वो अपना नाम बदल के रीब्रांड कर रहा है एज मेटा। तो इन्होंने अपने नाम को बदलने की बात तो पहले की थी, तो मेटा नाम रखेंगे। तो जो मेटावर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर ये लोग फोकस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका नाम इस बात को रिफ्लेक्ट करे, इसलिए ये लोग मेटा नाम रख रहे हैं। अब यहाँ पर स्वामी फंड की बात की गई है, तो स्वामी फंड गवर्नमेंट के द्वारा बैक होता है। ये ज़्यादातर फंड उन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाएगा जो कि यहाँ पर स्टॉल हो चुके हैं, जो रुक चुके हैं क्योंकि यहाँ पर फंड्स की कमी हो गई है। तो स्वामी फंड की फुल फॉर्म है द स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, और स्वामी फंड जो कि सेटअप किया गया था नवंबर 2019 में, और इसका आउटले कितना 25,000 करोड़ का। और इसको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? तो मैनेज किया जाता है SBI कैप वेंचर्स, जो कि स्टेप डाउन सब्सिडियरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अब यहाँ पर जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स होता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। वैल्यू एडेड टैक्स होता है, सप्लाई साइड के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें मिलता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। 122 अमेंडमेंट बिल आया था इसके लिए, और जो एक्ट आया था वो 101 अमेंडमेंट एक्ट आया था। अब बिल ज़्यादा है क्योंकि कुछ बिल्स पास नहीं होते, इसलिए 122 अमेंडमेंट बिल था, 101 अमेंडमेंट एक्ट था। आर्टिकल 246 में ये लिखा है जो स्टेट है उनके पास पावर होती है कि वो गुड्स और सर्विसेज को यहाँ पर टैक्स कर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी कोई भी डिसीजन लेने के लिए कि जीएसटी टैक्स रेट्स कितने रखने हैं। तो जीएसटी काउंसिल यहाँ पर जो बनाई जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन उसको चेयर करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सेंटर के पास 1/3 वोटिंग होती है, स्टेट्स के पास 2/3 वोटिंग होती है, और डिसीजन 3/4 मेजोरिटी से लिया जाता है। अब कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर जीएसटी के इंक्लूड नहीं है? तो यहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगती है, तो IGST के साथ यहाँ पर कस्टम ड्यूटी भी लगती है। पेट्रोलियम और टोबैको प्रोडक्ट्स यहाँ पर जीएसटी में इंक्लूड नहीं है। एक्साइज ड्यूटी, लिकर, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस, ये सब यहाँ पर जीएसटी में इंक्लूड नहीं है। एडवांटेज क्या है जीएसटी लाने के? क्या एडवांटेज है? तो बेसिकली कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, मतलब डबल टैक्सेशन, एक के ऊपर जो दो बार टैक्स लगता था वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। आपको यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है, टैक्स कंप्लाइंस बढ़ेगा, टैक्स इवेजन कम होगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, और एक कॉमन नेशनल मार्केट बनेगा। फिर यहाँ पर एक कॉम्पनसेशन सेस की बात की गई थी। कॉम्पनसेशन सेस इसलिए बात किया गया था क्योंकि स्टेट्स को एक डर था जो उनका रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। तो अगर स्टेट्स का रेवेन्यू हर साल 14% तक नहीं बढ़ता है, 2015-16 को अगर बेस ईयर माना जाए तो हर साल 14% तक नहीं बढ़ता है, तो जो भी शॉर्टफॉल होगा तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो स्टेट को कॉम्पनसेट करेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसे आएंगे कॉम्पनसेट करने के लिए? तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिकली सेस लगाएगी कुछ आइटम्स पे, जैसे कि पेन, मसाला, सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, एरिएटेड वाटर, कैफिनेटेड बेवरेजेस, कोल एंड सर्टेन पैसेंजर मोटर व्हीकल्स। ये जो कॉम्पनसेशन सेस वाली स्कीम है ये 2022 तक वैलिड थी कि 2022 तक कोई भी अगर पैसों में कमी आती है, 14% से नहीं ग्रो होता है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को बेसिकली यहाँ पर कॉम्पनसेट कर देगी। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।